इस जिनके जिनके सिम्टम्स हैं उन्हीं को टेस्ट करना है। हर ऐसा नहीं कि हर किसी को जबरदस्ती टेस्ट करवाना है कि आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है। या फिर अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालें कि ये बहुत एपिडेमिक फैल रहा है तो आप लोकल ट्रेन में नहीं जा सकते, या फिर मॉल में नहीं जा सकते, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन भेज रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर डाल रहे हैं, तो उनको उसका कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें ट्रेन में जाने से रोक रहे हैं, तो फिर उनको फॉर एग्जाम्पल उनको फिर हमें हमारे लिए फिर टैक्सी का इंतजाम करना पड़ेगा। या फिर मॉल में हम जा रहे हैं, हम हमको अंदर जाने नहीं दे रहे, तो उसको sorry, can everybody else mute? हाँ, तो अगर कोई हमें मॉल में जाने से कोई रोक रहा है, तो हम कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, तो उनको हमें घर भेजना पड़ेगा फिर वो सामान, तो दे हैव टू गिव कॉम्पनसेशन फॉर अस। अगर कुछ ऐसा उनको कुछ इमरजेंसी का सिचुएशन है, एपिडेमिक का सिचुएशन है, उनको ऐसा कुछ एनफोर्स करना ही है, तो सो दीज आर सम ऑफ आवर लीगल राइट्स जो नीलेश ओझा जी ने बताया था। और फिर उन्होंने कुछ जजमेंट्स भी कोर्ट किए, कुछ बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ रीसेंट जजमेंट्स हुए थे, कुछ हियरिंग्स हुए थे, और कुछ सुप्रीम कोर्ट का भी एक कॉमन कॉज जजमेंट था 2018 में। तो ऐसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी हमारे फेवर में आए हैं। तो ऐसे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बार अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया है कि वैक्सीनेशन स्टेटस में के बेसिस पे हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सो स्टेट गवर्नमेंट का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हर सिटीजन का ख्याल रखना है, तो उसमें वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि हम सिर्फ वैक्सीनेटेड वालों का ख्याल रखेंगे, बाकी सबको का हमें परवाह नहीं है, तो ऐसे नहीं कर सकते। सो दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, ऐसा एक जजमेंट रिसेंटली आया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। और हमारा ये भी एक फंडामेंटल राइट है कि अगर हमको कोई बीमारी है, तो ये हमारी मर्जी है, हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि हमको क्या ट्रीटमेंट लेना है, चाहे एलोपैथी लेना है, चाहे होम्योपैथी या आयुर्वेदा, जो भी लेना है। तो ये लेकिन अगर ये वैक्सीन को मैंडेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है कि हमारे ऊपर कुछ एक तरह का ट्रीटमेंट या एक तरह का मेडिसिन जबरदस्ती हमारे ऊपर डाला जा रहा है। So there we are being forced to take some form of a medicine. तो ये this is also a violation of one of our constitutional rights. So this also ये भी उन्होंने नीलेश ओझा जी ने हमको समझाया। So ऐसे कुछ based on these points ये हमारा पिछले बार उनके साथ डिस्कशन हुआ था। और कुछ लोगों ने ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठाया कि सपोज किसी का कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या कोई प्राइवेट जगह है, तो उसमें उनको कुछ फ्रीडम है क्या कि हम सिर्फ वैक्सीनेटेड वालों को अंदर अलाउ करेंगे, बाकी सबको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न किसी ने पूछा था। तो उसके लिए भी ओझा जी ने बताया कि चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट जगह भी हो, तो वो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये भी दिस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो ये ऐसे जहां भी वायलेशंस हैं, इधर एट द स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, which is in contradiction with what the central government says, इसमें हम केस फाइल कर सकते हैं। We can file a case in the local court or high court, or we can even go up to हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। और केस किसी पे भी डाला जा सकता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। दी ओनली एक्सेप्शन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक एक्सेप्शन है। तो सो वी कैन टेक द लीगल रूट। लीगली हम एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेवेंट आर्टिकल्स कोट करके कि ऐसे ऐसे आर्टिकल्स हमारे वायलेट हुए हैं, जिसमें वी हैव अ फ्रीडम ऑफ ट्रैवलिंग एनीवेयर एंड डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, वो सब हमें करने से हमें रोका जा रहा है। तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स आर्टिकल्स वायलेट हो रहे हैं, तो उनको हम कोट कर सकते हैं पिटिशन में, और द चांसेस काफी अच्छे हैं कि हमारे फेवर में जजमेंट आ सकता है। और अगर जज ने एक गलत जजमेंट दे भी दिया, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हुआ है 2-3 बार, तो जज ने गलत जजमेंट भी दे दिया, तो उस पे भी हम एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो वो भी उन्होंने काफी अच्छी तरह से समझाया। तो दीज आर सम ऑफ द, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पिछले बार उन्होंने जिसमें उन्होंने ब्रीफिंग दी थी।
और वो उन्होंने काफी सारे आर्टिकल्स और सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कोट किए थे। वो डिटेल्स में अभी उनमें अभी मैं आई एम नॉट गेटिंग इनटू दोस डिटेल्स राइट नाउ। तो ये ब्रीफ में, संक्षिप्त में यही पिछली बार डिस्कस हुआ था। तो इस बार उसके अलावा, इन पॉइंट्स के अलावा अगर किसी के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो पिछले बार नहीं कवर हुए थे, कुछ एक्चुअली कुछ और सवाल थे जो पिछले बार कवर नहीं हुए थे, वो इस बार हम करने वाले हैं। और उन क्वेश्चंस के बाद अगर किसी का और कोई क्वेश्चन रह जाता है जो आंसर नहीं हुआ, तो वो हम एंड में वो क्वेश्चंस भी हम ओझा जी के सामने रखेंगे। तो आशुतोष भाई, वाज इट क्लियर? इट वाज वेरी मच क्लियर। आपने काफी अच्छे से ब्रीफ किया। आई एम जस्ट चेकिंग कि नीलेश जी ने अभी तक कॉल नहीं किया। रुशिल भाई, whenever he joins, kindly let us know. तब तक हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं regarding this Niramay paralegal act. बात हो गई है सर, You are not clearly audible. Just join कर ले सर. He's joining right now. Yeah, okay. So please let us know when he joins. Till then, we'll be presenting a brief of the work that we are doing so far. So yeah, Niramay Paralegal Action Group जो है, हमने initially during the so-called second wave of COVID, हमने एक medical helpline launch की थी, जिसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी के कुछ experts थे हमारे पास. They were advising people on to how to save themselves from the disease, and that was a very good success. वो भी इस तरह की 24 hours toll free helpline थी. और डिपेंडिंग ऑन दैट हमें ये पता चला, हमें लगा कि नहीं, वी शुड डू समथिंग ऑन द लीगल फ्रंट एज वेल, बिकॉज वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत गलत बातें देश में हो रही है. व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज क्लियरली मेंशन्ड दैट द वैक्सीनेशन इज नॉट मैंडेटरी, इट इज वॉलंटरी. Despite that, efforts are being undertaken by the state level and district level authorities to enforce vaccination. Or this is a clear infringement of the constitutional rights of the citizens of India. तो इस विचार से प्रेरित होकर हमने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए. इंडियन बार एसोसिएशन, अवेकन इंडिया मूवमेंट एटसेट्रा, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बहुत आशुतोष भाई, जस्ट वांट टू या Rushil bhai, you are not clearly audible. Ashutosh bhai, Nilesh sir has joined. Okay, fine. So Nilesh sir, first of all, thank you very much for joining us back, and welcome again for a second session. जी, तो पिछली बार के कॉल में अभी तक हमने सब लोगों को ब्रीफ किया कि पिछली बार के कॉल में हमने क्या क्या बात की थी, और हमने मतलब आपने जो जो हमें डिटेल्स दी थी उसके ऊपर हमने कुछ काम भी किया है. तो सबसे पहले वो थोड़ा सा एक हम ब्रीफ करना चाहेंगे. अखिल, आप स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर सकते हो? हाँ, तो आपको बस हम वो थोड़ा सा एक ब्रीफ करना चाह रहे थे कि वो कॉल जो हमने पिछली बार किया था, उससे लेकर आज तक हमारी जो जर्नी रही वो क्या रही, कहाँ तक बात आगे बढ़ी है और आगे कैसे बढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा आपका गाइडेंस हमें चाहिए था. तो हाँ, अखिल, हम लोग स्क्रीन शेयरिंग के लिए वेट कर रहे हैं. Okay, I think there may be some issue he may be facing. Let me just get back in a while. Just give me a moment. Okay, screen sharing has started. हाँ, तो हेल्पलाइन के पेज के ऊपर हमें ले चलिए सबसे पहले जी. तो ये एक पैरालीगल हेल्पलाइन जो हमने नाम दिया था, उसे हमने लॉन्च किया है. इंग्लिश में है, हिंदी में स्क्रॉल डाउन, मराठी, गुजराती स्क्रॉल डाउन, कन्नड़ा और बांग्ला. तो हमने कोशिश, एंड अलॉन्ग विद दैट पंजाबी. तो इतनी भाषाओं में अभी तक ये हेल्पलाइन हमने लॉन्च की है. और जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, तो सबने अपना अपना टाइम दिया है कि हम 3 घंटे बात कर सकते हैं, हम 4 घंटे कॉल्स ले सकते हैं. किसी ने 24 आवर्स बोला है, तो उनका फोन नंबर यहाँ पे दिया गया है. और एक एक लैंग्वेज के अनुसार, ये जस्ट फॉर एग्जांपल इंग्लिश में जो जो वॉलंटियर्स है, तो टाइम स्लॉट है, उनका नाम है, उनका फोन नंबर है, उनके ऊपर कॉल्स आते हैं, वो कॉल्स को रिसीव करते हैं. और हमने कोशिश एक और ये की है कि वो कॉल्स को रिसीव करने के साथ साथ में अगर हम उसे डॉक्यूमेंट कर सके, तो अखिल वो कॉलर्स ग्रीवेंसेस फॉर्म पे हमें ले चलिए. हाँ, तो ये एक फॉर्म हमने डिजाइन किया था, थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो जिसमें जो कॉल करने वाला व्यक्ति है उसका नाम, उसका फोन नंबर, एंड हाँ, स्क्रॉल डाउन, जो वॉलंटियर कॉल रिसीव कर रहा है उसका नाम, कॉल क्यों किया गया था, ये बेसिक जो हमने कुछ रीजंस को लिस्ट आउट किया था कि वैक्सीनेशन के बारे में कुछ जानकारी है या उन्हें कंपलसरी कोर्स किया जा रहा है,
गवर्नमेंट के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा या पब्लिक स्पेसेस में जाने से रोका जा रहा है, फोर्सफुल वैक्सीनेशन घर पे आके हर घर दस्तक जैसा कुछ किया जा रहा है, बच्चों को लेकर कुछ किया जा रहा है। तो ये रीजंस हैं और नीचे वॉलंटियर्स ने क्या क्या रिस्पॉन्स दिए थे वो है। तो ये एक फॉर्म हमने डिजाइन किया था, ऊपर रिस्पॉन्सेज में हमें 84 दिख रहा है। एक्चुअली अभी तक शायद 300 से ज्यादा कॉल्स आए हैं हमारी हेल्पलाइन के ऊपर, और उसमें जिस तरह से हमारे वॉलंटियर्स का फीडबैक रहा है तो करीब करीब ये कहा जा सकता है कि 90 से लेकर 95% केसेस में हमारे बात करने से सामने वाले को रिलीफ मिली है। शायद 4-5% केसेस में कुछ अथॉरिटीज ने ऐसा कहा था कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का हमारे पास तो रिटन ऑर्डर है, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन 95% केस में तो ये हुआ था। सारे फॉर्म्स अनफॉर्चुनेटली नहीं गए हैं, लेकिन 84 फॉर्म्स तो है हमारे पास। तो थोड़ा सा एक डेटाबेस तैयार करने की भी कोशिश चल रही है कि देश में कहाँ पे किस तरह से लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, एंड उससे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा अभी तक का जो एफर्ट था, कोशिश थी, वो है। अखिल, अभी आप डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पे ले जाए, और विवेक आप थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करें कि जो डॉक्यूमेंटेशन वाला एफर्ट है उसमें क्या हुआ है, और उसके बाद में आपके क्वेश्चंस के साथ हम नीलेश जी की बात को सुनेंगे। हेलो, am I audible, आशुतोष जी? यस, यू आर ऑडिबल, वेरी मच ऑडिबल। हाँ, अच्छा। तो ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो अभी शेयर हुआ है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हमने बैकग्राउंड में प्रिपेयर किए थे फॉर डिफरेंट सिनेरियोस कि एक तो मेडिकल एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट है, अगर जिनको कुछ फॉर मेडिकल रीजंस वैक्सीन से एग्जाम्पशन चाहिए हो तो, और रिसेंटली हमने कुछ दिनों से काफ़ी सारे स्कूल्स को ईमेल भेजे हैं, और कुछ स्कूल्स को हमने कॉल अप भी किया है। तो जो लेटर हमने जो स्कूल्स को भेजा है वो भी इस वेबसाइट में है, और अभी भी ये एफर्ट जारी है। तो ये टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिसेंट एफिडेविट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है, तो उसका भी कॉपी है अगर किसी को कोट करना है। सो दीज आर सम हैंडी डॉक्यूमेंट्स की आप डाउनलोड करके रेडी रख सकते हैं अपने आप प्रिंट आउट लेके भी रेडी रख सकते हैं कि आपको कहीं जा रहे हैं और आपको कहीं रोका जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो आप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। सो ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये उसी को फैसिलिटेट करने के लिए है। तो ये हर हर घर दस्तक नोटिस वाला भी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर घर घर जाके ये अथॉरिटीज अगर खटखटा रहे हैं कि वैक्सीन आपको लेना पड़ेगा, तो उसके लिए तो ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ हर घर दस्तक नोटिस वाला। तो ये कुछ आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स भी हैं वैक्सीन रिलेटेड, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। ओके, सो ये वही कुछ सिमिलर डॉक्यूमेंट्स हिंदी में भी हैं, और कुछ बाकी और कुछ लैंग्वेजेस में भी हैं। तो दिस इज अ ब्रीफ ऑफ आवर डॉक्यूमेंटेशन टीम। ये जो हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन टीम है, वी आर गिविंग बैकग्राउंड सपोर्ट टू द टीम विच इज रिसीविंग कॉल्स। एक तो टीम्स कॉल्स रिसीव कर रहे हैं, तो उनको वो अगर कॉलर को गाइड करना है तो इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे गाइड करेंगे। तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन टीम है, बैकग्राउंड पे ये इन डॉक्यूमेंट्स पे काम करता है। तो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट आवर डॉक्यूमेंट्स टीम। ओवर टू आशुतोष जी। जी, बस एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा इसके साथ में, कि हमने ईमेल कैंपेन किया था स्कूल्स को, कॉलेजेस को बताने के लिए कि जो टीनेजर्स का वैक्सीनेशन है दैट इज नॉट मैंडेटरी, और उसमें इन्फॉर्म कंसेंट का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। तो अप्रोक्सीमेटली 70 to 75,000 स्कूल्स कॉलेजेस को देश भर में ईमेल्स किए हैं अभी तक, जिसमें से कई कुछ जगह से रिस्पॉन्सेज भी मिले हैं। तो 70-75 हजार स्कूल कॉलेजेस को ईमेल किए, और कल से हम कॉलिंग कैंपेन स्टार्ट करने वाले हैं कि स्कूल्स को कॉल करके उनको बताया जाए और समझाया जाए कि इसकी लीगल लायबिलिटीज क्या हो सकती है। तो ये एक ब्रीफ था अभी तक के एफर्ट्स का। और अभी विवेक, जो पिछले कॉल के जो क्वेश्चंस बचे थे, वो क्वेश्चंस अगर आप ब्रीफ में 2 मिनट में बता सको ओझा जी को, ताकि उनकी बात हम उसके आधार से हम बात शुरू करें। हाँ, तो कैन यू प्लीज डू दैट? वो क्वेश्चंस एक बार आप उन्हें बताइए कि कौन कौन से मुद्दे पे हमें हमारी कुछ क्वेरीज है, तो क्वेरीज पे फिर हम उनकी बात को सुने। अच्छा, सो शुड वी गो एक एक क्वेरी ले पे जाना है, या फिर मैं सारे क्वेरीज रीड आउट करूं? जैसे ओझा साहब को ठीक लगे। वन बाय वन लेते हैं। ओके,
तो नमस्ते नीलेश सर। तो कुछ ये कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे, तो मैं वो आपके सामने रीड आउट करूंगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज तो पिछले बार आपने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें वैक्सीनेशन मैंडेटरी हो। तो अगर सपोज ऐसा कोई प्रोविजन आ गया कल, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ही उन्होंने बदल दिया कि वैक्सीन लगाना ही पड़ेगा, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया तो हम क्या कर सकते हैं? और अगर कुछ और अगर वैक्सीन ऐसा लेना ही पड़ा तो उसके वजह से जो नुकसान होने वाला है, डैमेज टू द हेल्थ या ऐसा कुछ हुआ, तो उसका कुछ कॉम्पनसेशन हम कैसे क्लेम कर पाएंगे, ऐसा कोई सिचुएशन आ गया तो? अभी देखिए, सेक्शन आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कहता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलो, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। तो ये लोग क्या करते हैं, एक्ट लाते, देखो इन्होंने पीछे पहले आईटी एक्ट लाया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उसमें एक ऐसा सेक्शन था कि जिसमें गवर्नमेंट जो अधिकारी थे एफआईआर रजिस्टर करते थे कि आपने सरकार के खिलाफ बोला, ये बोला, तो उसमें उस अधिकारी को बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी पावर थे। मतलब अपने मन में जो आएगा वो बोलेगा ये भी गुनाह है। तो वो एक्ट का वो सेक्शन ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 14, 19, 21, इसको कॉन्ट्ररी कोई प्रोविजन ला ही नहीं सकते, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो गया ना हमारा। फिर बचा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो ला ही नहीं सकते। और मतलब जब तक वो लाने का सोचेंगे ना, तब तक बाय गॉड्स ग्रेस हो सकता है हमारी सरकार बन जाए, ऐसा कोई विषय नहीं, डोंट वरी। तो ये एक मुद्दा है। लेकिन दूसरा और एक बात बताता हूँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं भूल जाऊं इससे पहले कि आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत रियली एप्रिसिएबल, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मैं देखा हूँ जिस स्टाइल में कर रहे हैं, एकदम मतलब जैसा बिल गेट वो ग्रुप नेगेटिव लोग है, आप पॉजिटिव में उनके काउंटर पार्ट आप हो, बढ़िया काम कर रहे हो। सो कमिंग टू द पॉइंट, अब आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो फिर वो चाहे वैक्सीनेटेड हो चाहे अनवैक्सीनेटेड, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा है नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। तो ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ है ना, ये तो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स करके है, उसमें भी ये प्रोविजन है, इन्होंने जो बनाया है यूनो के, तो उसमें भी यही प्रोविजन है। तो इसलिए ये कभी बदल ही नहीं सकते। अब वो बोलेंगे ठीक है हम नया लॉ लाते हैं ना, तो नया लॉ लाने के लिए सबके चेहरे बाहर आ जाएंगे, कौन लाएगा, किसको अपनी सरकार गिराने की है। तो इसलिए वो, और जब लॉ आता है तो उस पर डिस्कशन होता है कि लॉ क्यों लाया जा रहा है, लोकसभा में फिर राज्यसभा में जाता है, उसको बहुत मतलब बड़ी प्रोसेस है। और तब तक फिर पब्लिक का प्रेशर और विपक्ष चिल्लाएगा, ये सपोर्ट, जो सपोर्ट करेंगे वो मरेंगे, जो लोग उसको विरोध करेंगे पब्लिक के मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा। इस तरह का सिचुएशन। अब दूसरा आपका रहा विषय कॉम्पेंसेशन का। कॉम्पेंसेशन का विषय है कि अगर कभी ऐसा गलती से लॉ ला ले तो मेरे हिसाब से इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन मान के चलो ऐसा कोई एक्ट लाया और जिसमें बोला कि आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए भी अभी यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट कमिश्नर ने बोला जब तक आप ये गारंटी नहीं दोगे कि वैक्सीन 100% सेफ है, तब तक आप वैक्सीन कंपलसरी का मैंडेट ला ही नहीं सकते। सीधा कॉमन सेंस है कि अगर वैक्सीन से आपकी डेथ हो सकती है, ये उसमें क्लियर है, और वो बोलेंगे नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, तो ये जो भी ऐसा मैंडेट रहेगा ना, वो मैंडेट एज गुड एज फिर वो मर्डर का ही ऑर्डर हो गया ना, तो बस इसको मारो, गोली से मारने के बजाय इंजेक्शन देकर मारो, ऐसा ही हो गया। तो ये इतना कभी पॉसिबल ही नहीं है। और जो अभी कर रहे हैं वो भी फंसेंगे बाद का, तब तक तो अभी अपना जो बढ़ रहा है बेस हम लोगों का, तो आगे तो मतलब ये लाने का मेरे हिसाब से नहीं सोचेंगे। और लाने का सोचेंगे तो हर व्यक्ति का जो भी नुकसान होगा, देन स्टेट विल बी बाउंड टू पे कॉम्पेंसेशन। क्योंकि लोकसभा में भी गवर्नमेंट क्लियर कर रहा है कि हमने मैंडेटरी किया नहीं है करके हम कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे।
तो फिर जब लाएंगे तो उनको ऐसा कुछ तो भी प्रोविजन करना पड़ेगा, ये एक है। और दूसरा चीज, अभी एज ऑन टुडे जिसको वैक्सीन दिया जा रहा है उसके कॉम्पेंसेशन का तो लास्ट टाइम बता दिया मैंने। और अगर कुछ पढ़ना है तो डॉक्टर स्नेहल लुनावत का अभी एक पिटीशन बनाया है, और एक पिटीशन उसका बनाया है हमने हितेश कड़वे का, किरण यादव वाला। तो ये 2 पिटीशन आपको ऋषिल जी दे देंगे, उसमें ऑलमोस्ट सब समरी आ गई है। आप लोगों ने शायद लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको। जी हाँ, तो मतलब अगर वैक्सीन दी जाती है बाय धोखे से या प्रेशर से, तो आपको कॉम्पेंसेशन देने के लिए स्टेट बाइंड मतलब बाउंड है, उनको बाइंडिंग है। हाँ हाँ पूरा ड्राफ्ट रेडी है, उसके रिलेवेंट केस लॉ वगैरह सब उसमें दे दिए गए। सिंगापुर गवर्नमेंट ने उनके एक बच्चे का हार्ट बीट बढ़ गया था, हार्ट इन्फ्लेमेशन हो गया था, तो उसको 1,70,00,000 रुपए दे दिया। तो डेथ नहीं हुई उसकी, सिर्फ उसको थोड़ा सा साइड इफेक्ट हुआ तो 1,70,00,000 दिया। यूएस में एक वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ तो 754 करोड़ रुपए दिए उन्होंने। तो हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से भी हमारे जान की कीमत कोई अमेरिका के जान लोगों के जान की कीमत से कम नहीं है। ऐसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का अनिता कुशवाहा का जजमेंट है, वो सारे जजमेंट लुनावत के पिटीशन में है। तो उस आधार पे हमारा कोई भी आदमी को कुछ भी तकलीफ होता है, कुछ भी साइड इफेक्ट होता है, वो उतना ही कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। ओके, थैंक यू सर। तो एक और क्वेश्चन था कि अभी जो हमने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं कि अथॉरिटीज को दिखाने के लिए, अगर हमें कुछ करने से रोका जा रहा है ऑन द ग्राउंड लेवल, तो उसके बाद भी अगर वो लोग मान नहीं रहे और कुछ स्टेट गवर्नमेंट का कुछ अथॉरिटी अभी कुछ लेटर कोट कर रहे हैं कि इसके हिसाब से हम ऑथराइज्ड हैं ऐसा करने के लिए, और ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद भी कुछ असर नहीं पड़ रहा और वो हमें ऐसा इन्फोर्स कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया कि हम एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो लीगल प्रोसेस के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर इमीडिएटली ग्राउंड लेवल एक्शन पे कुछ हो सकता है क्या उस पॉइंट पे? पुलिस स्टेशन में एफआईआर कीजिए। हाँ, सीधा पुलिस स्टेशन में एफआईआर है। लोकल मजिस्ट्रेट, हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ओके। लोकल मजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहां पर ये बताना है आपको कि ये नेशनल गाइडलाइंस, नेशनल पॉलिसी ये है, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 22 में खुद लिखा है, 38 में लिखा है, 39 में लिखा है कि इनको नेशनल प्लान जो है, नेशनल प्लान के हिसाब से काम करना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एक होता है, वो प्लान 2019 में आया था, अभी 2020 का अभी तक नहीं आया, 2019 में प्लान बना दिया उन्होंने। वो 2019 का जो प्लान है उसमें क्लियर लिखा है कि देखिए, ये लोगों को क्या अभी तक बेवकूफ बना रहे थे स्टेट अथॉरिटी, कि जब तक हमको सेंट्रल राइटिंग में ऑर्डर नहीं करता है तब तक हमको अधिकार है ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करने का। लेकिन ख्याल में रखिए, इनको कोई भी ये लोग ऑर्डर निकालते हैं इनके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 22-24 के तहत, तो 22 में लिखा है कि तुमको नेशनल प्लान के हिसाब से काम करना है। तो नेशनल प्लान इंप्लीमेंट करना है। अब नेशनल प्लान में स्पेसिफिक लिखा है कि आपको नेशनल पॉलिसी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम कर रहा है। तो अभी नेशनल पॉलिसी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, वही जो आरटीआई में कहा, जो उन्होंने लोकसभा में रिप्लाई में दिया, और वही जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एफिडेविट में दिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है। तो उनको उस पॉलिसी के हिसाब से काम करना है। एक उसके बाद में अपना आर्टिकल 246 या 236 में दिखा था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस आर्टिकल में स्पेसिफिक लिखा है कि जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों के कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे डिसीजन में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड फॉलो, वो मानना पड़ेगा तुमको। जैसा अभी हाई कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और हाई कोर्ट ने कह दिया, तो हाई कोर्ट का अगर विरोध है तो हाई कोर्ट का नल एंड वाइड होता है। तो अभी आपको नीचे के मजिस्ट्रेट को ये दिखाना पड़ेगा कि साहब ये जो है
ये सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं। आप इनके खिलाफ इंजंक्शन दो, लोकल का कोई भी एडवोकेट मजिस्ट्रेट के पास जाके इंजंक्शन मांग सकता है। उसमें कुछ प्रोविजन वो बताएंगे कि इस एक्ट के तहत कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। तो बोलना हम इस एक्ट के अगेंस्ट में नहीं आए आपके पास, इस एक्ट के सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन का वायलेशन हो रहा है उसके खिलाफ में आए। तो वो एक पॉइंट ख्याल में रखिए। पुलिस में एफआईआर तो कर ही सकते हैं, आईपीसी 166 तो ख्याल में रखने का। ये बाकी 341, 342 बाकी जो सेक्शंस है आईपीसी का, थोड़ा सा नेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे सेक्शन मिल जाएंगे। वैसा अपने कंप्लेंट्स में है ही, तो वहाँ पुलिस में कंप्लेंट करने का, कमिश्नर को वगैरह दे देने का एडवांस में कि ये लोग लॉ के खिलाफ में काम कर रहे हैं, गलत कानून बना रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं। ये एक हो गया। दूसरा, आपने क्या कीजिए, मैक्सिमम लोग जितने पॉसिबल है सब लोग क्या कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखना शुरू कीजिए। प्राइम मिनिस्टर को, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री को, और आपके स्टेट का गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सबको लेटर लिखिए। ये आपने वायलेशन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का और एक्ट का, तो इन लोगों के खिलाफ में हमको सेक्शन 51 सबसेक्शन बी और सेक्शन 55 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमको एक्शन लेना है। उसकी एडवांस नोटिस आपको दे रहे हैं। अगर आपने इसमें हमको कोई रिप्लाई नहीं दिया और आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली, तो एज पर सेक्शन 60 30 दिन के अंदर हमको गवर्नमेंट की पावर मिल जाएंगी और हम कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकेंगे। तो अगर आपने वो कर दिया तो आपको अधिकार आ जाता है कि आप कोर्ट में जाकर डायरेक्ट प्राइवेट पर्सन भी गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह केस फाइल कर सकता है। ओके ओके, थैंक यू जी। अच्छा, आगे कुछ हमारे जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि हमारे ऐसे बहुत वॉलंटियर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और काफ़ी कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, एक्टिविज्म भी कर रहे हैं। तो इसके रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हम लोग कभी कभी फेस करते हैं, तो उसके रिलेटेड भी कुछ लीगल क्वेश्चंस हैं हमारे, कि जैसे सपोज अगर कोई एक्टिविस्ट ग्राउंड लेवल पे, अगर कोई पुलिस वाला कि हमें एक्टिविस्ट को अपने अपने जो व्यूज हैं वैक्सीन के बारे में या जो भी है वो शेयर करने से जबरदस्ती रोक रहा है, या कोई पुलिस जबरदस्ती किसी एक्टिविस्ट को पुलिस स्टेशन ले जा रहा है, उसको लॉकअप में डाल रहा है, तो ऑफकोर्स हम लोग ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कोई लॉ नहीं तोड़ा है, कि उन्होंने कुछ ऐसे मारपीट नहीं की, और कुछ ऐसे कुछ वर्बली भी कुछ गाली नहीं दी, और कुछ बहुत हम लोग सिविलाइज्ड अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, और हमने और कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी एंटर नहीं किया, या फिर एंटर किया तो भी अप्रोप्रिएट परमिशन से किसी एरिया में गए। हम मतलब हमने अपनी तरफ से कोई भी लॉ नहीं तोड़ा है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग पीसफुल तरीके से अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं वैक्सीन के बारे में, और या जो भी किसी भी चीज के बारे में, और पुलिस वाले लेकिन हम हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं और हमको जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाके वहां हमको इंटिमिडेट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में लॉयर को कॉल करने से पहले हम ऑन द स्पॉट कुछ कर सकते हैं क्या, कि जैसे कुछ ऑनलाइन एफआईआर फाइल कर सकते हैं या कुछ एक्शन ले सकते हैं? यस, ठीक है, अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, पहली चीज ना, जो भी लोग आप काम कर रहे हो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आप लोग एडवांस में लेटर देके रखिए। आपको याद है आर्टिकल 51 का लेटर? याद है क्या? हाँ। तो वैसा बनाया क्या आप लोगों ने? जी बनाया है क्या आप लोगों ने? वैसा लेटर बनाया है? नहीं सर, वो नहीं बनाया है। वो भी विल टेक इट अप ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड वो हम बना के विल सेंड यू द ड्राफ्ट। हाँ, वो बहुत सिंपल है। आप ये मेरा इसको रिकॉर्डिंग पे से ही कॉपी कर लेना, वैसा ही बनाना। ऊपर में 2 लिख देने का, उस एरिया का पुलिस इंस्पेक्टर, उसका सीनियर एसीपी, डीवाईएसपी, एसपी, पुलिस कमिश्नर, उसके बाद में डीजीपी, हेड ऑफ द स्टेट का पुलिस, उसके बाद में चीफ मिनिस्टर, सबके नाम से ऊपर लिख देने का। सब्जेक्ट
प्रोवाइड, उसको लिखने का कि हमको अप्रोप्रिएट हेल्प प्रोवाइड करो फॉर परफॉर्मिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत जो मैं मेरा कर्तव्य का निर्वहन करने जा रहा हूँ, लोगों की जान बचाने जा रहा हूँ, लोगों को सच्ची इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, भारत सरकार के गाइडलाइन बताने जा रहा हूँ, उस काम में मुझे योग्य मदद करने के निर्देश संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिए जाए। यह ऊपर का सब्जेक्ट लिखने का। उसके नीचे लिखने का कि मैं अपना नाम पता, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और उसके सेकंड लाइन में लिखने का कि मेरे पास में ये इंफॉर्मेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आरटीआई है, ये मेरे पास में ये आईसीएमआर का आरटीआई है, जो भी ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के तहत और लॉ के तहत मुझे ये लग रहा है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मीडिया और कुछ भ्रष्ट और मतलब अनलॉफुल जो भी अधिकारी है, करप्ट और क्रिमिनल माइंडेड ऑफिसर के द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनकी जान धोखे में डाली जा रही है। ऐसे कंडीशन में इस संविधान का आर्टिकल 51A मुझे ये मैंडेट करता है, ये मेरा ड्यूटी है, मैंडेटरी ड्यूटी, कि मैं उन लोगों की जान की रक्षा के लिए उन लोगों को सच्ची बात बताऊं एज पर आर्टिकल 19। दूसरी बात, मैं उनकी जान बचाने के लिए मेरे से जो बन पड़ेगा वो मैं काम करूंगा। इस काम में, इस मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में सहयोग करना ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो आपसे विनती है कि आप आपके सारे अधिकारियों को निर्देश दें कि इस काम में मेरी मदद करें। ये पहले हमने देने का, तो ये ख्याल में रखो, वो बाइंडिंग में आ जाएंगे, बल्कि आपको रोकना तो बहुत दूर की बात है, उनके ऊपर बाइंडिंग रहेगा कि आपने इनको हेल्प क्यों नहीं किया। अगर उसमें और एक पॉइंट लिख देने का, मुझे हेल्प नहीं करना, ये आपका डिरिलेक्शन ऑफ द ड्यूटी माना जाएगा। और दो जजमेंट मुझे याद दिलाना रोशिन, ये एक है स्टेट ऑफ ओडिशा का 2021 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और एक रेजिना का यूके का जजमेंट है, लंदन का। वो दो बहुत बढ़िया जजमेंट है कि आपने उनको इंफॉर्मेशन दिया, तो एक तो जिम्मेदारी उनका है कि आपको उनको ईमेल भेजा, ये भेजा, तो उसके तुरंत मदद करने का, अगर कोई पीड़ित है तो उसको मदद करने का। नहीं करते हैं तो फेलियर ऑफ द ड्यूटी, और उन्होंने अगर आरोपी को बचाने के लिए कुछ काम किया तो आईपीसी 201, 202 ऐसे एक्ट ऑफ ओमिशन, एक्ट ऑफ कमीशन, दोनों में अधिकारी को सजा होती है। तो आप बहुत साउंड पोजीशन में रहेंगे। इसके दो फायदे रहेंगे, उस अधिकारी पे मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाएगा, वो सोचने लग जाएगा, वो पढ़ के बैठेगा। फिर दूसरी चीज, आप बाद में जब उसको कभी, मतलब आपके खिलाफ तो करना बहुत दूर की बात है, आप कभी मिलने जाओगे तो या तो नजर चुराएंगे आपसे, या तो कम से कम वो बोलेगा ठीक है भाई आप ऐसा मत करो, ऐसा करो। तीसरी चीज, अगर गलती से आपके खिलाफ में कभी झूठा केस वगैरह करने का सोचा, तो ये सबसे बड़ा प्रूफ रहेगा। आप ईमेल से भेज देने का, राष्ट्रपति के पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्टर होता है, उसका केस नंबर आता है आपको। बल्कि मैं बोलता हूँ प्राइम मिनिस्टर को भेजना शुरू करो, प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस से, वहां से लेटर आते हैं सब तरफ कि आप इनको हेल्प करोगे, इनका क्या है, तो सीएम को भेजो, सब ऑनलाइन करना शुरू करोगे ना, तो आपको उसके नंबर भी मिल जाएंगे, उसका नंबर सब लिखकर उसकी प्रिंट आउट निकाल के रेडी रखने की, मोबाइल में पीडीएफ कॉपी रखने की, हार्ड कॉपी रखने की। तब क्या होगा, कभी गलती से झूठा केस किया तो फिर उसके ऊपर ये बहुत बड़ा बचाव रहेगा, कॉम्पेंसेशन के लिए, पुलिस वालों पर एक्शन लेने के लिए। एक चीज। दूसरी चीज, मैंने बार बार मतलब मैं कहता आ रहा हूं कि ये बात दिमाग से निकाल दो, पुलिस हमारी दुश्मन है या फिर हमको पुलिस से झगड़ा करना है। मजिस्ट्रेट से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक, पुलिस कांस्टेबल से लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक, और यहाँ का चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक, सारे लोग लोक सेवक है, जनता के सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है। इनको हमको यूज करता आना चाहिए। जैसा एक रोबोट है, रोबोट में आप सही सॉफ्टवेयर भरोगे तो आपके फेवर में काम करेगा, गलत सॉफ्टवेयर भरोगे तो आपको थप्पड़ मार देगा। तो वैसा ही हमको सिर्फ खुद को अपग्रेड करना है, हमको इसी पुलिस डिपार्टमेंट की, इसी पुलिस को लेकर करप्ट पुलिस वालों को जेल में डालना है।
इसी जुडिशियरी को, इसी जज को, इसी सिस्टम को हाथ में लेकर करप्ट जजेस को जेल में डालना है, इसी सिस्टम को हाथ में लेकर करप्ट मिनिस्टर को, करप्ट लोगों को जेल में डालना है। हमको इसे टकराव नहीं करना है, इसी को लेकर यूज करना है। तो उसके तरीके ऐसे ऐसे है। तो इस एंगल से आप लोग जाएंगे ना तो बेहतर रहेगा। दूसरा, मैंने अभी रुशील को एक मेरा वीडियो भेजा है कि वहां पर एक ये थे छत्तीसगढ़ में अभी डॉक्टर सुजन राज वगैरह 150 लोगों पर एफआईआर रजिस्टर हुआ। तो वो जो एफआईआर रजिस्टर हुआ उसमें क्या क्या करना चाहिए और उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसका पूरा मेरा इंटरव्यू है कल का। तो मैंने अभी इनको भेजा है रुशील को। तो मतलब गलत एफआईआर कर दिया, या फिर आपको मैं और शॉर्ट में बताता हूँ कि जैसा अगर आपके पास में एडवांस में लेटर वगैरह रहेगा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। और जो भी सेक्शन लगाएंगे मैक्सिमम क्या लगा उसका भी केस ला है। शायद मैंने रुशील को भेजा नहीं होगा तो फिर से भेज देता हूँ, योहान को भी दिया है। उसके बाद में आप ये जो फाइन लेते हैं ना, फाइन का तो बहुत बड़ा जोक है। हमारा कल इसी पे हियरिंग है बॉम्बे हाईकोर्ट। फाइन लेने का प्रोविजन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कहीं है ही नहीं। आप वो रूल निकालते हैं, आप मास्क लगाओ, ये लगाओ, ऑर्डर निकाल रहे हैं। उसकी ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो सेक्शन 51B डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में वो कंप्लेंट कर सकते हैं। फाइन लेने का कोई लॉ निकाल नहीं सकते। फाइन लेने का लॉ निकालना है तो सेक्शन 78 सबसेक्शन 3 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है कि आपको वो लेजिस्लेचर में, विधानसभा में, दोनों हाउस में रखना पड़ेगा या लोकसभा में रखना पड़ेगा और उसका कानून बना के लेना पड़ेगा। तो इनको कानून अमेंड किए बगैर ये कानून वो मिसयूज कर रहे हैं, तो ये एक्सटॉर्शन का केस बनता है उनपे। तो इस पे जो जो सेक्शन लगते हैं वो भी आप डिटेल में मेरा वीडियो देख लेना। और चाहे तो आप लोग उसी के बेस पे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है इस पर कि अगर आपने एक मिनट मेरे डेस्कटॉप पे, अगर एक मिनट सर, एपिडेमिक एक्ट बन चुका है 5 स्टेट्स के अंदर में इंक्लूडिंग कर्नाटका। एपिडेमिक एक्ट क्या? एपिडेमिक पहले ऑर्डिनेंस था, अभी एपिडेमिक एक्ट बन गया है 5 स्टेट्स में। नहीं, एपिडेमिक एक्ट ऑल इंडिया में है, ऑर्डिनेंस नहीं था। ऑलरेडी एपिडेमिक एक्ट है, लेकिन वो एक सेंट्रल भी है और 5 स्टेट्स का भी बना दिया इन्होंने। हाँ, 5 स्टेट्स में भी एपिडेमिक एक्ट बना दिया है, कर्नाटका मिला के। एपिडेमिक एक्ट ऑलरेडी ऑल इंडिया में है। 5 स्टेट में क्या बना है आप बताइए मुझे, क्या उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया है? कर्नाटका में है, बाकी मेरे को याद नहीं है, बट 5 स्टेट्स में हमने डेटाबेस में देखा था, 5 स्टेट्स में एपिडेमिक एक्ट बनाया है। नहीं, सभी जगह वो महाराष्ट्र में भी है। हाँ, महाराष्ट्र में भी है। वो एपिडेमिक एक्ट ऑलरेडी 1897 में बना था। वो किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। नहीं सर, रिवाइज हो गया है 2019, 2020, 2021 में। अरे सुनिए, केरला में जो किया ना, केरला में अमेंड किया उन्होंने। हाँ सुनिए, हाँ, तो फिर वो जो अमेंडमेंट है वो भी इलीगल है, उसको सिर्फ कुछ लोगों को चैलेंज करना पड़ेगा। वो जो अमेंडमेंट्स किए वो इलीगल है। ठीक है, आई विल शेयर द लिंक्स। हाँ, ठीक है। तो ये जो एक्ट्स जहां पर ये इन्होंने अमेंड किया है, तो वहां पर किसी बॉडी को वो चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसी के आगे इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट जब कॉन्करेंट लिस्ट है तब नहीं रह सकता है। उसका भी एक जजमेंट है, मैं देता हूं, मैं शेयर करता हूं आपसे। नरेंद्र करके, एक मिनट, कंट्रोल F। हाँ, ये है जजमेंट नरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 वॉल्यूम 1 गुवाहाटी लॉ रिपोर्टर 529। इसका जजमेंट दे दूंगा मैं रुशील को। तो आर्टिकल 246 कहता है प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड in the event of inevitable conflict between the exercise of power by the union and a state, it is the power exercised by the union which would prevail over the state's power। तो ये ऑलरेडी इस पे एक आर्टिकल 246 का प्रोविजन है और उस पे वो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है। तो ये
अगर एक्ट बनाया है तो लोगों को उसको चैलेंज करना है। अभी मैक्सिमम लोग अगर गुलामी में जीना चाहते हैं तो उसको लोगों को हमको समझाना पड़ेगा, देखिए आप पर कैसा अन्याय हो रहा है, आपके लाइफ पे कैसा आगे ये होने वाला है। जहाँ हमको पॉसिबल है वहां तो हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। और अभी कल का एक हमारा थोड़ा सा हियरिंग हो जाने दीजिए, और भी कहाँ का इन्होंने क्या क्या मिस्चिफ करके रखा है उसको निकालते हैं। और ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अगेंस्ट में ये लोकल के अमेंडमेंट्स नहीं ला सकते, इतना कंफर्म है। विवेक, आई थिंक अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। हाँ हाँ, अब तो ये एक जनरल क्वेश्चन है कि रिसेंटली अभी जो हियरिंग्स हो रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में और गुवाहाटी में, और एक सुप्रीम कोर्ट का भी जो प्रशांत भूषण जी का केस है जिसके साथ काफी सारे पिटिशंस टैग हुए हैं, तो उसमें जो आपका काफी इन सब केसेस में आपका काफी इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो आपकी तरफ से आप कुछ अपडेट्स हम जानना चाहते हैं कि हाउ थिंग्स आर शेपिंग अप। हाँ, अभी देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट में तो बढ़िया चल रहा है, हर डे का हियरिंग चल रहा है। अभी कल रखा है 1:30 बजे फिर से, और मोस्ट प्रोबेबली कल आर्गुमेंट कंक्लूड होकर रिजर्व फॉर ऑर्डर हो जाएगा। तो उसमें एक विषय ऐसा आया था, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि सेंटर मतलब देखिए डिफेंस क्या ले रहे हैं ये लोग, उन्होंने राइटिंग में लिख कर दिया, देखो वैक्सीनेशन वॉलंटरी है, कंपल्सरी नहीं है, और नो वन इज कंपेल्ड टू गेट वैक्सीन। ऐसा मतलब एक साइड में उनका ऑर्डर है कि आप नहीं लोगे तो आपको ट्रेन में नहीं आने देंगे, मॉल में नहीं आने देंगे, और उसके साथ में लिख कर दिया साइड में कि वॉलंटरी है, कंपल्सरी नहीं, नो वन इज कंपेल्ड टू गेट वैक्सीन। ये एक स्टैंड था। दूसरा स्टैंड था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, वो पॉलिसी उन्होंने हमको ऐसा कोई पॉजिटिव राइटिंग में ऑर्डर नहीं दिया है, तो इसीलिए हमको वो बाइंडिंग नहीं, भले वो चाहे एफिडेविट में दे दे। तो ये ऐसे मतलब इसको टाइम पास, फ्रिवोलस, फैलासियस और मेलाशियस इसको सबमिशन बोला जाता है। उसका हमने रिटर्न आर्गुमेंट बनाया है। मैं चाहे तो कल शेयर करता हूँ रुशील से, कल हम हमारा रिटर्न आर्गुमेंट दे देंगे। तो उसका एकदम सिंपल चीज है। अभी तो जैसा बताया कि नेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट में वो काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जब वो कह रहे हैं कि वॉलंटरी है, उनके फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, उनके वेबसाइट पे। तो वो जब वॉलंटरी है एक बार कह दिया, तो उसको जो प्रोहिबिटेड डायरेक्टली है ना, इट इज प्रोहिबिटेड इनडायरेक्टली आल्सो, इनडायरेक्टली भी उसको लागू नहीं कर सकते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, नोएडा वर्सेस नोएडा का है, पैरा 25 का, वो भी हमारे रिटर्न आर्गुमेंट में दिया है। तो कोर्ट को हमने बता दिया कि ये बोल रहे हैं कि वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है, और फिर भी कंडीशन डाल रहे हैं। दूसरी चीज इनका और एक आर्गुमेंट तीसरा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको कुछ कहा नहीं है ऐसा। तो हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी लोकसभा में जवाब में दे दिया, आपको मानना पड़ेगा एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और तीसरी चीज फिर वो कह रहे हैं कि और ज्यादा हम रिस्ट्रिक्शन ला सकते थे, लेकिन हमने बहुत कम में किया। तो कोर्ट को बताया कि बेसिक इनको अधिकार ही नहीं है लाने का, ये अनलॉफुल है, आर्बिट्री है, इसलिए नॉट मेंटेनेबल है। तो इस लाइन में हमने हमारे रिप्लाई बनाए हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताने का रहा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया एकदम कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट स्ट्रांगली प्रोहिबिट्स एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये पॉइंट आज तक मतलब आया नहीं था। ये हमने कल निकाल कर, जब चीफ जस्टिस ने खुद पूछा कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लाओ, क्योंकि प्लान सबको बाइंडिंग है, तो नेशनल प्लान कहां पर है? तो यूनियन ऑफ इंडिया के वकील को बोला कि आप आपका प्लान लेकर आओ। तो तब हमने भी सर्च किया, तो अंबर कोरी जी ने निकाल कर दिया है 2019 का प्लान। तो उस प्लान में क्लियर लिखा है, और सेक्शन 61 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी है, वो भी कहता है कि किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो एक्ट में तो स्पेसिफिक लिखा है कॉम्पेंसेशन वगैरह के लिए, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में पूरा डिटेल में लिखा है कि एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फॉर एनी पर्पस। तो आप उनके स्टेट के सारे दरवाजे बंद हो गए। तो ये वाला प्लान भी आप दिखा सकते हो, इसके आधार पे भी एक छोटा सा लेटर लिख सकते हो कि आपको नेशनल डिजास्टर प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है, और उस प्लान में क्लियर लिख दिया है कि देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
तो आप वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्होंने क्या कहा है कि हम WHO के गाइडलाइन के हिसाब से उनके एडवाइस पे काम कर रहे हैं, ऐसा स्टेट ने कहा। तो हमने 11 जनवरी 2022 का WHO का खुद का ही इंटरव्यू लाकर दे दिया। उसमें WHO ने क्लियर कह दिया है कि WHO is against the discrimination between vaccinated and unvaccinated because vaccinated can also spread the infection। वही लाकर दे दिया। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से गेम ओवर हो गया है। और अगर आपको पता होगा तो अभी WHO के जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस, उन्होंने उस दिन सारे कंट्रीज को कहा है कि आप ये इंटरनेशनल ट्रैवल बैन जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगने का, ये बैन को हटा दो, क्योंकि इसके लॉन्ग टाइम क्या इफेक्ट है वैक्सीन के क्या नहीं है, इसका हमारे पास में कोई डिटेल डेटा है नहीं, आप इसको हटा दो। तो क्या ऐसा इतने डेवलपमेंट है, तो अभी जो भी स्टेट मैंडेट ला रहे हैं उनके पास में कोई ग्राउंड नहीं है कि वो इसको रिपोर्ट करें। The undebatable cannot be prevented। सर समरी कोई ट्रोल कर रहा है सर, उसको एग्जिट कराना पड़ेगा। नहीं, एवरीबॉडी प्लीज स्टे ऑन म्यूट। हम क्वेश्चंस को बाद में लेंगे, नॉट नाउ। ठीक है आज के लिए, कि और कुछ है खादा इंपॉर्टेंट सवाल? मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं चैट के अंदर में। हाँ, तो मैं वो क्वेश्चंस में से जो 2-3 क्वेश्चंस जो बिल्कुल अभी तक आए नहीं है वो ब्रीफ कर देता हूँ। एक ये कहा गया है कि क्या लोकल अथॉरिटीज को और स्टेट गवर्नमेंट को कंटेम्प्ट नोटिस को इशू किया जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि मैंडेटरी नहीं है वैक्सीनेशन, फिर भी ये किया जा रहा है। तो अगर ये अलग अलग जगह पे स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज के खिलाफ कंटेम्प्ट की नोटिस सर्व की जा सकती है क्या? दिस इज वन क्वेश्चन। हाँ, अभी देखिए कंटेम्प्ट के लिए ना कोई एक लोकल MP को पकड़कर उसको, देखिए लोकसभा ने कह दिया कि ये हमारा लॉ है, तो उसके अगेंस्ट में उसको प्रिविलेज मोशन या कंटेम्प्ट जो लोकसभा का होता है ना, उसमें वहां भेजा जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को एक लेटर लिखा जा सकता है कि आपने कहने के बाद भी ये लोग उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो ये उनको लिखा जा सकता है, उसकी कॉपी इनको देने की कि ये मतलब जैसा कि हम पिटिशनर, ये लोग कंटेम्नर, ऊपर में वो टाइटल डाल देने का और सीधा इनको मतलब कंटेम्नर बोल के वहां सबमिट करने का, उसकी कॉपी इनको सर्व कर देने की, तो आप कंटेम्नर हो करके। तो वैसा किया जाता है। थोड़ा सा उसको आप देख लीजिए, फाइन ट्यून मतलब रफ स्केलेटन बना लेना, उसको फाइन ट्यून कर लेंगे जी। तो बेसिकली इसमें हमें MP को कॉग्निजेंस में लेना जरूरी है। हाँ, MP को कॉन्फिडेंस में लीजिए, नहीं तो एक लेटर भेजिए। मैं थोड़ा उस पे केस का स्टडी करके बताता हूँ आपको कि प्राइवेट भी लेटर भेजा तो लोकसभा अध्यक्ष ने वैसा लेना चाहिए कॉग्निजेंस, क्योंकि उनका कंटेम्प्ट हुआ है ना। तो हम तो इन्फॉर्मेंट तो कोई भी रह सकता है, हम तो इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं इस पर लेकर स्पेसिफिक केस लॉ मिलता है कि देखता हूँ जी। सर मेरा क्वेश्चन था कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड हाई कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का कंटेम्प्ट ना इसका कर सकते हैं आप लोग, जैसा कि कॉमन कॉज का जजमेंट है, तो कॉमन कॉज के जजमेंट का कंटेम्प्ट नोटिस दे सकते हैं आप लोग कि कॉमन कॉज में क्लियर लिखा है कि किसी भी व्यक्ति का अधिकार है कि उसको वैक्सीन लेना है, कोई भी ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना है, और उसने वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले रहा है। जैसा कि आपके घर पे आगे पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं लेना चाहते वैक्सीन, तो ये कॉमन कॉज के जजमेंट का कंटेम्प्ट है। तो आप उसके बेस पे दे सकते हो कि आप लोगों ने इस चीज का कंटेम्प्ट किया है, ये जजमेंट्स का। डिस्क्रिमिनेशन के भी जो आर्टिकल 14 वाले जजमेंट्स है, एक दो डाल के वो भी लिख दीजिए उसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बोला है। और तीसरा पॉइंट ये भी डाल सकते हैं आप कि जो मैटर सब जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट है, और उसमें सेंट्रल ने एफिडेविट दे दिया कि वैक्सीन इज नॉट मैंडेटरी एंड नो सर्विस एंड नो बेनिफिट कैन बी डिनाइड। जब मैटर सब जुडिस है तब भी आप ये ला रहे हो। तो आप अब्दुल करीम करके जजमेंट 1976 का,
तो उसमें लिखा है और अपने योहान के रिजॉइंडर एफिडेविट में केस लॉ डाला है कि जब मैटर सब जुडाइज बिफोर द कोर्ट है उस समय ऐसे कुछ मैंडेट लाते होंगे, उसको कुछ फोर्स करते होंगे तो इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट करके। तो ऐसा एक नोटिस दे देने का कि आप तुरंत एपोलॉजी करो और मतलब आप आपका गैर कानूनी काम से रुक जाओ, कंटेम्प्ट से रुक जाओ, नहीं तो हम आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट डालेंगे, ऐसा नोटिस दे सकते। जी सर, एक और क्वेश्चन ये था कि क्या अपने घर के बाहर, ऑफिस के बाहर ट्रेस पास नोटिस या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लगाया जा सकता है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए हमें एनफोर्स करना गुनाह है, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिनाई इट, तो इस तरह का कुछ प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया जा सकता है? हाँ बनाओ ना, बनाओ, एक लेटर भेज दो सबको, कलेक्टर कमिश्नर सबको, कि मैं इस लॉ पे, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉमन कॉज के जजमेंट पे रिलाई करके ये मैं मेरा फंडामेंटल राइट मैं एक कर रहा हूँ, कोई भी आपका अधिकारी मेरे घर पे ना भेजा जाए, और घर के बाहर एक अच्छा लगा दीजिए बोर्ड कि उसके नीचे लिख दीजिए कि मैंने ऑलरेडी सबको इन्फॉर्म कर दिया है, मेरे घर में अगर जबरदस्ती कोई घुसेगा, अगर मुझे कोई पूछेगा कि मैंने वैक्सीन क्यों नहीं लिया है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी, सिविल और क्रिमिनल इसको हम अच्छे से ड्राफ्ट करेंगे और ये डेफिनेटली करना चाहिए। एक और क्वेश्चन ये था कि आरटीपीसीआर बहुत सारी जगह पे मैंडेटरी किया जा रहा है और काफी सारी जगह पे एनफोर्स किया जा रहा है कि अच्छा आपके पास वैक्सीन नहीं है तो कम से कम आरटीपीसीआर तो आप दिखा दो, तो व्हाट कैन बी डन रिगार्डिंग दैट? तो उसके लिए आप इसका जो अभी लेटेस्ट आईसीएमआर का गाइडलाइन आया है उसमें क्लियर किया है कि हेल्दी पीपल शुड नॉट बी टेस्टेड, उसकी टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इवन इफ दे आर इन कांटेक्ट विद कोविड पॉजिटिव, तो उनको भी मना कर दिया है, तो उनको कहना कि यू आर एक्टिंग अगेंस्ट द आईसीएमआर गाइडलाइंस। सीडीसी ने विथड्रॉ भी कर लिया है पीसीआर टेस्ट यूएस के अंदर में। हाँ, सीडीसी ने आरटीपीसीआर टेस्ट को विथड्रॉ कर लिया है यूएस में 31 दिसंबर को। नहीं 31 दिसंबर को विथड्रॉ किया, ऐसा ऑर्डर किया है क्या स्पेशल? फिर आप क्या कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हैं? एग्जैक्टली, तो मैं सीडीसी का ऑर्डर भेज दूंगा। हाँ आप भेजिए, विल टेक दैट अप। सर अभी बस एक दो क्वेश्चंस और बचे हैं। वन क्वेश्चन इज कि मेन स्ट्रीम मीडिया को शो कॉज नोटिस दी जा सकती है क्या कि आप बायस रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं, वन साइडेड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप इन बातों को इंटेंशनली दबा रहे हैं और जो झूठ है उसे फैला रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या इस तरह का कुछ एक्शन लिया जा सकता है क्या? बहुत सही पॉइंट पूछा, ये जो सवाल है ना बहुत सही पॉइंट है। एक्शन लिया तो जा सकता है, लेकिन सबसे पहले ये करना चाहिए बाकी काम छोड़कर। क्यों? हाँ, क्योंकि सबसे बड़े कल्प्रिट तो ये मीडिया वाले हैं। एग्जैक्टली। ये जब ठीक हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक वैसे ही पब्लिक का परसेप्शन चेंज हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, एक नोटिस मुझे रुचिल भाई आप बाद में जरा फॉलो अप लीजिए, तो yes, sir. जैसा yes. हाँ, एक नोटिस का फॉर्मेट है मेरे पास, जो यूट्यूब का डिलीट किया था ना, तो वो उसमें मतलब यूट्यूब को नोटिस दिया था 1000 करोड़ का। तो आप लोग क्या कीजिए कि देखो वन साइडेड रिपोर्टिंग करना ये मतलब आईपीसी 192 193 में ऑफेंस भी है, मैटर सब जुडिस बिफोर द कोर्ट है। आप जितने लोग हो हर आदमी बोलेगा कि मैं उसका विक्टिम भी हूँ, मैं उसका विटनेस भी हूँ, तो मेरा कॉज को प्रेजुडिस होगा, ऐसी न्यूज तुम चला रहे हो तो तुम कंटेम्प्ट के भी दोषी रहोगे, और आईपीसी 192 193 झूठा एविडेंस क्रिएट करना, प्रेजुडिस क्रिएट करना, इसके लिए 7 साल की सजा अलग से होगी। और अगर आपके झूठे न्यूज की वजह से किसकी जान जाती है तो आप लोग 302 में, 115 में और अदर ऑफेंसेस में हेल्प करने के लिए सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी, सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत आप को कॉन्स्पिरेटर को अक्यूज रहोगे। तो इस पे रिलेटेड सारे केस लो वो नोटिस में है, तो मैं नोटिस का फॉर्मेट दे देता हूँ, उसको आप थोड़ा सा चेंज वगैरह करके बना लीजिए, अलग अलग जगहों से सब लोगों के नोटिस जाने दीजिए मीडिया को। जय मीडिया एक को नोटिस देने का, उसकी कॉपी सारी मीडिया को भेज देने की, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको देने की, दूसरे एक को नोटिस देने का, उसका कॉपी बचे वाले सबको देने का, तब ये हिसाब में आना शुरू हो जाएगा। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इसको डेफिनेटली हम लोग 2-3 दिन के अंदर अंदर करने की कोशिश करते हैं। अभी एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। हेलो
1 मिनट, एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ अभी। बाकी अगर किसी के क्वेश्चंस बाकी है, एनोनिमसली योर्स जिनका नाम है, आप प्लीज म्यूट पे जाइए, आप प्लीज म्यूट पे रहिए 1 मिनट। हाँ, तो अभी जो हमारे क्वेश्चंस थे उसमें एक लास्ट जो बचा है वो ये है कि जिन लोगों को 15 या 18 लोगों की डेथ हुई है 15 to 18 इयर्स के एज ग्रुप में, तो उनकी डेथ के बारे में गवर्नमेंट का ये कहना है कि दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। तो क्या उनके खिलाफ वो जो डेथ हुई है उसको लेकर के हमने कुछ एक्शन लिया है क्या, गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी के खिलाफ या वैक्सीनेटिंग एजेंसी के खिलाफ या उस कंसर्न डॉक्टर के खिलाफ कुछ एक्शन लिया गया है? ये क्वेश्चन था। और सर इसका आप जवाब दें उससे पहले मैं बस अपने सारे लिसनर्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस के जवाब हम लोग आज नहीं ले पाए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस आप पर्सनली बाद में, आज का कॉल खत्म होने के बाद में व्हाट्सएप पे हमसे पूछिए, तो उसके बारे में हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। आज का कॉल हम ये क्वेश्चन का आंसर लेके खत्म करेंगे। तो जो जिन बच्चों की मौत हुई है उसके बारे में लीगल एक्शन अभी तक हमने क्या लिया है और आगे क्या हो सकता है? अभी जो मुंबई में इसकी डेथ हुई है आर्या करके, और देखिए 5 लड़कों ने तो उनके मतलब 5 बच्चे जो डेथ हुई थी उनके पेरेंट्स ने पिटीशन फाइल किया है, खुद रुशील जी उसमें है मेरे ख्याल से लीड में। तो वो पिटीशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। बाद में अपने सिंगल काउंसिल कोलिन गोंसाल्विस साहब ने उसको मेंशन भी किया था चीफ जस्टिस के साथ सामने, लेकिन आज तक उसको मतलब लिस्ट नहीं किया है, बल्कि वो इतना सीरियस इश्यू था कि उसमें फोर्थविथ उसका हियरिंग लेना चाहिए था। तो ये एक विषय हो गया है। और दूसरा मतलब मैं उस पे आता हूँ, वो बहुत मतलब चीफ जस्टिस का जो रोल है उसके ऊपर मैं आता हूँ। पहले मैं इधर का विषय कंप्लीट करता हूँ कि जैसा कि मुंबई का केस हुआ, वो लड़की की डेथ हो गई, 15 साल की लड़की थी और हार्ट अटैक से डेथ हो गई उसकी। डेथ होने के बाद में डॉक्टर तरुण कोठारी ने उसके ऊपर ट्वीट किया कि वैक्सीन से डेथ हुई। तो अभी ये लोग घबरा गए, तो सारे यहाँ के लीडर वगैरह, मेयर, ये सब लोग पहले तो उन्होंने ट्वीट किया, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, बीएमसी ने पहले ट्वीट किया कि हम लोग एफआईआर दाखिल करेंगे, गलत बोल दिया आपने, ऐसा कर दिया, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया। फिर अपने योहान भाई उतरे मार्केट में, योहान भाई ने अपना ट्वीट किया कि ये है एएफआई का ऐसा ऐसा पॉलिसी है, ये रूल है, ये सब है, और आप गलत हो, हिम्मत है तो करो हमारे एफआईआर, दिखाते आपको। फिर डॉक्टर तरुण कोठारी जी का फोन आया, फिर मैंने भी उनको सजेशन दिया। फिर तरुण कोठारी जी ने फिर नया उस पर ट्वीट किया, देखो बोले मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि ये केस में इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये बीएमसी वाले भी फंसने वाले, तो अभी आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो माफी मांगो या तो जेल में जाओ, कॉम्पेंसेशन तो आपको देना ही पड़ेगा। तो बीएमसी डर गया योहान के ट्वीट के बाद में। जो बीएमसी पहले कॉर्पोरेशन धमकी दे रहा था कि मैं हम एफआईआर करेंगे वगैरह, बाद में उनके वर्ड चेंज हो गए, कोठारी जी हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, कि आप हमको मार्गदर्शन करो कि इसमें कुछ ये किया जा सके, मार्ग निकाला जा सके। तो इस तरह से उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई। तो अभी देखिए लॉ ऐसा है, खुद उनके कोविड-19 के ऑपरेशनल गाइडलाइन है गवर्नमेंट के, कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसको कोई लिमिट नहीं है कि कितने दिन में उसका कंप्लेंट करना चाहिए, कोई लिमिट नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, जरूरी नहीं कि उसके पेरेंट्स करें, बल्कि ये मैंडेटरी किया गया है सारे कंसर्न अथॉरिटी को कि अगर किसी की डेथ हो गई तो आपने खुद जाकर उसको उसमें पोस्टमार्टम करना है, जिसने वैक्सीन लिया था और बाद में उसकी डेथ हुई है। तो ये मैंडेटरी है अथॉरिटी को। अगर वो अथॉरिटी इसमें अपना फॉलो नहीं करता है तो डिस्ट्रॉइंग ऑफ एविडेंस में कंसर्न रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के ऊपर आईपीसी 201 में ऑफेंस रजिस्टर होता है कि आरोपी को बचाने के लिए सबूतों को मिटाना। तो इसके लिए उनके ऊपर सीरियस प्रोसिक्यूशन होता है। तो ये एक उसका बेसिक लॉ है। अभी मैं आता हूँ पॉइंट पे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो मिसचिफ चल रहा है यहाँ पर, जो कोलिन सर ने मेंशन किया, तभी उन्होंने मैटर लिस्ट नहीं किया। अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो आप देखिए कि ये भारत बायोटेक में शेयर है इनका नेक्सस, मतलब इनके रिलेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना के भारत बायोटेक के साथ। उसके ऊपर एक कंप्लेंट फाइल किया है, 2 कंप्लेंट फाइल किया है रशीद खान पठान ह्यूमन राइट सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। उसके बाद में योहान ने इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया है
इसके बाद में इन्होंने एक प्रोग्राम रखा और एल कृष्णा को, वो जो भारत बायोटेक के मालिक है, सीईओ, उनका एप्रिसिएशन किया, ये वैक्सीन बहुत अच्छी है, हमारी इंडिजीनियस है, लेकिन इसको दबाने का प्रयास करें, जो भी किया। आप उसका डेट देख लीजिए कि सीजे रमन्ना का इंटरव्यू, उनके साथ में इंटरेक्शन, और उसके कुछ ही दिन के बाद में एनटीएजीआई के नेगेटिव नोट के बाद में भी प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करते हैं बच्चों के लिए वैक्सीनेशन। तो आप इसमें सीजे रमन्ना और प्राइम मिनिस्टर दोनों का भी नेक्सस लगा सकते हैं, उसकी डेट देख लीजिए। अब अगर सीजीआई का कोई उससे कनेक्शन है तो इस देश का लॉ ये कहता है कि सीजीआई ने ना वो मैटर को सुनना चाहिए, ना उससे रिलेटेड कोई भी काम करना चाहिए। मगर मतलब चीफ जस्टिस के पास अगर कहा जाए कि आप ये मैटर का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में अधिकार होता है कि वो किस बेंच के पास मैटर दे रहा है, वो ठहराते हैं। तो अभी तक उन्होंने असाइन ही नहीं किया है किसी बेंच को, तो नियम से वो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके खुद की वेस्टेड इंटरेस्ट है। ऐसे कंडीशन में लॉ ये कहता है कि सेकंड सीनियर मोस्ट जज के पास में मैटर जाना चाहिए। और इसके पहले वैसा ही हुआ है कि अपने रंजन गोगोई जी के खिलाफ में जो एलिगेशन थे, तो उसके इंक्वायरी के लिए सेकंड सीनियर मोस्ट जज शरद बोबड़े, उनके पास गया मैटर। अभी जो शरद बोबड़े के खिलाफ में जो कंटेम्प्ट का विषय चला था प्रशांत भूषण का, उनके खिलाफ में ट्वीट किया था, तो उसका डिसीजन लेने के लिए मैटर रखा गया था एनवी रमन्ना के पास, ये सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे। तो अभी सीजे एनवी रमन्ना के खिलाफ जो एलिगेशन है, इसका मैटर, इससे रिलेटेड सारे डिसीजन या फिर असाइनमेंट ऑफ दैट चिल्ड्रन वैक्सीन का पिटीशन, ये ऑल डिसीजन शुड बी टेकन बाय द सेकंड सीनियर मोस्ट जज। अभी है ललित साहब, तो एक्चुअली ललित साहब ने सारे डिसीजन लेना चाहिए। तो ये बात के लिए एक अभी लेटर में ड्राफ्ट कर रहा हूँ। हम लोग अच्छा डिटेल रिप्रेजेंटेशन पूरे इंडिया से भेजते हैं। टारगेट रखा है कि 1 लाख लेटर भेजने हैं, ईमेल भेजने हैं राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और सारे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, कि ये तुम दिन दहाड़े संविधान की हत्या करोगे, तुम खुद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ काम करोगे, तुम लोगों की जान धोखे में डालोगे, लोगों इमरजेंसी मैटर है, लोग मर रहे हैं, वहां तुमको काम करना मैंडेटरी है, पर तुम काम नहीं कर रहे हो, और तुम ये सोच रहे हो कि लोग बैठते हुए देखेंगे और आपको माइलॉर्ड करते रहेंगे, आप तो बहुत बड़े एक्यूज्ड हो। तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पूरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत एक प्रॉपर एक लीगल रिप्रेजेंटेशन बनाया है, जो भी कल परसों फाइनल होगा तो आपको दिया जाएगा। हम पूरे देश भर से वो रिप्रेजेंटेशन भिजवाएंगे सारे जजेस को, और इसके पहले भी ईमेल्स का वगैरह असर हुआ था, और इसमें भी जब इन लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा, जैसा कि लाइट आ गया तो अंधेरा अपने आप चल जाता है, वैसा ही इसमें इसका इफेक्ट होगा। आज तक का मेरा अनुभव, जितने ज्यादा इसमें हम अवेयरनेस फैलाएंगे उतने जल्दी रिजल्ट आएंगे। जी सर, थैंक यू वेरी मच। आज की कॉल में से जो 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट डाउन किए, वो बस मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहला ये है कि जब भी फिजिकल एक्टिविज्म के लिए कोई जाता है, तो हम लोग उससे पहले एक बार, आपने जैसे बताया कि सारे कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स और चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सबको एड्रेस करके एक लेटर भेज दे कि मैं एक देश हित की प्रवृत्ति के लिए जा रहा हूँ और आप मुझे इसके लिए सहायता करें। इसके ऊपर हम काम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, जैसे आपने बताया कि हमें लोकसभा में जो क्वेश्चन के बारे में, हम आपके ड्राफ्ट का वेट करेंगे कि आप एक बार हमें ड्राफ्ट भेजें उसके बारे में। तो उसके फिर लोकल अथॉरिटीज की कंटेम्प्ट वाली जो बात है, उसके बारे में कॉमन कॉज जजमेंट वाला जो है, उसका ड्राफ्ट एक तैयार करना है। नोटिस की जो बात है, ट्रेसपासिंग के नोटिस की जो बात है, तो उसे तैयार करने का एक इंपॉर्टेंट काम है। मीडिया को जो नोटिस भेजना है उसके बारे में एक काम करना है, और साथ ही साथ में आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है कि जो बीमार लोग हैं उनको टेस्ट ना किया जाए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। तो ये कुछ हमने अपने लिए होमवर्क बना लिया है कि ये होमवर्क अभी थोड़ा सा हम करेंगे, और ये होमवर्क हो जाए उसके बाद में एक बार आपसे दोबारा हम लोग बातचीत करेंगे कि आगे और क्या हो सकता है। और जैसे कोर्ट्स के कुछ भी अपडेशन होते हैं, तो जैसे बीच में आपका और योहान टेंगरा की वीडियोस आते रहते थे, तो उस तरह से अगर कुछ 10-10 मिनट के ब्रीफ वीडियोस भी आ जाए, तो हम अपने सारे वॉलंटियर्स को फॉरवर्ड कर पाएंगे, और हम लोग थोड़ा सा विल बी एबल टू स्टे इन द लूप कि कोर्ट्स में अभी तक क्या हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिन जिन साथियों के सवाल हम लोग नहीं ले पाए हैं, मैंने चैट में अपना पर्सनल नंबर लिख लिया है, तो आप प्लीज मेरे नंबर पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम जितने हो सके उतने जल्दी उन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और जुड़े रहिए हमारी हेल्पलाइन के साथ।
और मैक्सिमम वॉलंटियर्स को इसके साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। अच्छा, यहाँ पे हाँ अभी सेशन खत्म हुआ है, तो वी कैन कंक्लूड एंड वी कैन क्विट इन फैक्ट। जिन जिन लोगों Have you made note of all the questions? Pardon? वो कॉल बंद होने के बाद में यार चैट बंद हो जाएगी, तो आपने नहीं, क्वेश्चंस नोट कर लिए? we'll copy the entire chat, don't worry, we'll copy the entire chat. पहले कर लीजिए, मतलब रूम बंद करने से पहले, बिकॉज़ बाद में वो चैट बंद हो नहीं, जाएगी। we take care of that. That's our protocol also, so that's fine. Sure. I would request people who are the part of calling team to stay on the call if they can, and others can leave. Yeah. Can we stay if we want to? No, Thank you very much, only the sir. people who are part of the calling team. So we need to do another small quick. Okay. Yeah. Mayank, So others I'll do can one leave. thing. मैं एक काम करता हूँ, I'll send you some content regarding what we are doing. You go through that and you'll get to know कि यहाँ पे क्या हो रहा है, and then you'll be able to fit in. Okay. Can I just have 2 minutes of your time? Okay. I've actually put together an intranet site with all evidences and all logic and everything from entire world, including India. And उसके अंदर में मैं अपलोड कर रहा हूँ ये सारे लेटर्स और सारे जजमेंट्स और सारे ड्राफ्ट लेटर्स वगैरह। तो और उसको हम लिंक करने की ट्राई कर रहे हैं विद अ मेलचिम्प लाइक सॉफ्टवेयर, जहाँ पे डेटाबेस रहेगा सबका, तो इट कैन बी सेंट अक्रॉस द कंट्री इन शॉर्ट स्पैन। तो आई एम जस्ट कीपिंग यू अपडेटेड। उस साइट का इट्स अ बीटा साइट, उसका लिंक आपको दे रहा हूँ मैं चैट के अंदर में। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट। उसमें हेल्प चाहिए सिर्फ इतना कि that has to be validated from a legal standpoint, क्योंकि it should not be that we should say something which can create a trouble for us only. No, we should do that. I think what you are doing is very important. तो आप लिंक भेजिए, we'll study that and maybe in a day or two we can speak over it. Yeah, sure. So कई चीजें जो अभी बात हुई थी ना आज, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखना है या इसको लेटर लिखना है, उसको लेटर लिखना है, तो that I can support with that effort. We can try and do it through our platform. Of course, we can do it otherwise also. So certainly, we'll do that. ठीक है, मैंने लिंक भेज दिया है. Kindly have a look. और वो जो WhatsApp का जो ग्रुप है, वो उसमें I'm not able to. I mean, it's only restricted to admins only. Yeah, it's restricted because otherwise, वो unnecessary posting हो जाती है. So if at all there is something which is relevant, you kindly send it to me and we'll post it to the group. ठीक है, fine. Otherwise, if whenever you feel appropriate, if you can also make me one of the admins, then I can. We'll do that. I will be responsible, so don't worry about it. Okay. And no, please note down my number 95371804332. किसी को भी 95371. Yeah. 80. Yeah. 432. I'm. हाँ. Can you please repeat the number, sir? जी. तो नहीं, अभी चैट में अभी आई थिंक एवरीवन शुड गो ऑन म्यूट, क्योंकि यहाँ पे दूसरा एक सेशन चल रहा है, दूसरा चालू हो रहा है. तो जिन्हें भी चैट में से कुछ कॉपी करना है, कैन यू प्लीज, आई मीन यू प्लीज कॉपी फ्रॉम द चैट एंड देन यू मे लीव द कॉल, बिकॉज यहाँ पे एक और मीटिंग हो रही है एंड वी आर वेटिंग फॉर दिस कॉल टू गेट ओवर. Okay, sir. Thank you very much. Yeah. So I think Vikas, Basil, Yusuf Bhai, then who else? अच्छा, 1 minute, Jivika, can we stop the recording now? Yes. Recording can be stopped. Yeah. I'll stop it.